चलो करें स्टार्ट आगे। करंट विद स्टैटिक और क्लास में कंटिन्यू करा, पिछले जो भी क्लास थी उसका थोड़ा सा आगे चलेंगे। अभी हाल फिलहाल में आप सबको पता होगा कि आईसीएमआर ने अपने आंकड़े जारी करे थे। आईसीएमआर है तो उन्होंने क्या बताया था कि भारत के अंदर नमक सेवन की बात करोगे, जो डब्ल्यूएचओ ने जो आंकड़े निर्धारित कर रखे हैं उससे आप 3% ज्यादा नमक खाना है। अगर नमक ज्यादा खाओगे तो ऑब्वियस बात है कि अपना ब्लड प्रेशर वगैरह अटैक वगैरह ये ज्यादा होगा। तो लिखना स्टार्ट करो। आईसीएमआर के अध्ययन के अनुसार, आईसीएमआर के अध्ययन के अनुसार भारतीयों का नमक सेवन, भारतीयों का नमक सेवन डब्ल्यूएचओ के मानक से 3% अधिक है। भाई कितना प्रतिशत अधिक है? 3% अधिक, ठीक है ना। डब्ल्यूएचओ ने जो भी अपने आंकड़े निर्धारित कर रखे उसका था 3% खावा है, अधिक खावा है। देखो डब्ल्यूएचओ के पहली बात तो डब्ल्यूएचओ ने कितने आंकड़े कर रखे भाई? 5 ग्राम अपने आंकड़े क्या कर रखे निर्धारित कर रखे भाई, अपने एक दिन में 5 ग्राम अपन के खाना चाहिए, नमक खाना चाहिए। आप कितना खावा है? भारतीय पुरुष की बात करोगे ना, भारतीय पुरुष खावे है एवरेज 8.9 ग्राम खावा है। और महिलाओं की बात करोगे ना, महिला कितनी खावा है? महिला खावा 7.9 ग्राम। इतना नमक आप ज्यादा खावा है आंकड़ों के अनुसार बात करें। डब्ल्यूएचओ ने अपना कितना निर्धारित कर रखा है? 5। आप 3% ज्यादा खाने लग रहे, देख लो। जो कि ब्लड अपने क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक हो गया, ब्लड प्रेशर वगैरह है, इसमें जो नुकसानदायक ही है शुगर तो हमारे शरीर के लिए, ठीक है। ये सारे आंकड़े किसके अनुसार है? आईसीएमआर के अनुसार। थोड़ा सा डब्ल्यूएचओ की बात कर लेते हैं आप। डब्ल्यूएचओ सबको पता होगा, डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म क्या है भाई? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये 7 अप्रैल 1948 को बना था भाई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा। जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, वहां है भी इसका हेडक्वार्टर। जनेवा इसका हेडक्वार्टर है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि इसके हेड कौन है। इसके हेड की बात करोगे तो टेड्रोस अदनाम गिब्रियसस, टेड्रोस अदनाम गिब्रियसस, ठीक है ना, ब्राजील के ही है। ये इसके भी हेड बन गए हैं। कौन है? कहाँ के ही है? ब्राजील के। अच्छा देखो, नमक से संबंधित अपने बहुत सारे क्वेश्चन आओगे। आपने नमक सत्याग्रह सुना होगा, ठीक है ना, जिसको सॉल्ट मार्च के नाम से भी जानते हैं, दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहला इसी के बारे में लिखते हैं, सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मीन्स नमक, जिसको हम दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, इसको नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अब कोई बता सकता है कि नमक सत्याग्रह है कब हुआ था भाई? ये तो अपने पेपर में भी आ रहा था अपने एक बारी। हाँ, 1900, ये 12 मार्च 1930 को हुआ था भाई, और 5 अप्रैल 1930 तक चला था। तब से कब था? 12 मार्च 1930 से लेके 5 अप्रैल 1930 तक चला था भाई। 5 अप्रैल 1930 तक चला था। चलाने का मेन उद्देश्य क्या था कि अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया था, नमक के ऊपर टैक्स लगाया था, उसका विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने शुरुआत करा था। और कहां से कहां चले थे ये चले थे साबरमती आश्रम से दांडी तक चले थे भाई, ठीक है ना। करीब ये है 387 किलोमीटर लंबी दूरी तय करी थी साबरमती आश्रम से दांडी तक गए थे भाई। स्टार्टिंग में 78 फॉलोवर थे, इसके अनुयायी थे, उनके साथ में चले थे भाई दांडी मार्च महात्मा गांधी। जैसे हमारे इंडिया के अंदर नॉर्थ के अंदर ये चलने लग रहा है ना, वैसे साउथ के अंदर भी दांडी मार्च चली थी पैरेलल। साउथ के अंदर दांडी मार्च थी,
वो पैरेलल चलाने का श्रेय किसको जाता? वहां पर भी तो चली थी। हमारे पहले भारतीय जो गवर्नर जनरल बने थे कौन थे? उनको राजा जी के नाम से जानते हैं, कोई बता सकता है? सी राजगोपालचार्य थे। ये तो सीटी के अंदर आए थे, उन्होंने स्टार्ट किया था। अगर मैं दक्षिण की बात करोगे, दक्षिणी में नमक सत्याग्रह, ये सी राजगोपालचार्य थे। सी राजगोपालचारी, इनके नेतृत्व में हुई थी भाई। आपसे क्वेश्चन पूछे, इसको बोलते हैं वेदा रमणय नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं हम इसको। किसके नाम से जानते हैं? वेदा रमणय नमक सत्याग्रह, इसके नाम से जानते हैं। ये दांडी मार्च ही है साउथ की, अगर पूछोगे ना, तिरुचिरापल्ली है, वहां से लेके वेदा रमणय तक चले थे भैया। मार्च के अंदर ही हुई थी ये भी, ये पैरेलल चलने लग रही थी। दांडी मार्च के अलावा महात्मा गांधी द्वारा और भी आंदोलन चलाए गए थे, थोड़ा सा उनका जिक्र करा तो वो कौन कौन से थे भाई? सबसे पहले अगर बात करोगे तो 1917 में चंपारण चला था भाई, ठीक है ना। 1917 के अंदर चंपारण, चंपारण कहाँ है? बिहार के अंदर है, गुजरात में, बिहार के अंदर है भाई। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन आपने सुना होगा, महात्मा गांधी द्वारा चला। इंडिगो नील की खेती सुना होगा तुमने, अंग्रेजों ने नील की खेती थी, इंडिगो थी। तो नील की खेती के ऊपर क्या कर दिया था? टैक्स वो लेना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। अगर आप न बोगे तो भी आपने टैक्स देना पड़ेगा, उसके विरोध में इन्होंने स्टार्ट करा था। उसके बाद में 1918 के अंदर इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन शुरू करा था, खेड़ा मूवमेंट स्टार्ट करा था 1918 में। टैक्स, ये भी लैंड टैक्सेस है, 1918 खेड़ा मूवमेंट। खेड़ा मूवमेंट गुजरात से संबंधित है और ये भी लैंड टैक्स से विरोध में था भाई। जमीन के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया था अंग्रेजों ने, तो उसका विरोध में स्टार्ट करेगा था, महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट करेगा था। और जो सबसे पहला और मेजर जो महात्मा गांधी द्वारा शुरू करेगा था, बड़ा लेवल पर चला था, वो कौन सा था? वो था नॉन कॉरपोरेशन 1920। 1920 को असहयोग आंदोलन, 1920 असहयोग आंदोलन था। सबको पता होगा, चोरा चोरी कांड की वजह से जो बिहार के अंदर हुआ था, महात्मा गांधी ने इसको क्या कर लिया था? वापिस ले लिया था। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट बोला हाँ इसी में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के नाम से जानते हैं। जलियांवाला बाग कांड सुना होगा ना? हाँ, 1919 में हुआ था। फिर आया था सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चला था 12 मार्च 1930 को आया था भाई। 12 मार्च 1930 को सिविल डिसोबीडियंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन था भाई। नमक सत्याग्रह है, साबरमती से चले थे, साबरमती से चल के दांडी तक गए थे। और स्टार्टिंग में कितने आदमी थे? 78 फ्लोवर अनुयायियों को लेकर चले थे भाई। फिर उसके बाद में आता है, वो कौन सा आता है? 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मतलब भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 से स्टार्ट हुआ था भाई। उसके साथ साथ में एक दो क्वेश्चन और पूछ लेगा आपसे। वो कौन से क्वेश्चन पूछ सके हैं? जिस तरह आपसे क्वेश्चन पूछा, बारदोली का सत्याग्रह भी आया था भाई, ठीक है ना। बारदोली सत्याग्रह, अच्छा भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है कि बारदोली कहाँ है? गुजरात के अंदर है। बहुत अच्छा भाई। बारदोली की बात करोगे तो कहा है? गुजरात में 1928 के अंदर किसके देख रेख में हुआ था बारदोली? ये हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल, हाँ, लौह पुरुष के नाम से जाना जाए, सरदार वल्लभ भाई पटेल है इसको। भाई आपको पता है कि उस दौरान 1928 के अंदर अकाल पड़ गया था, कुछ एरिया में बाढ़ आ गई थी, बाढ़ आई, वहां पर भी फसल तबाह हो गई थी। जहां पर अकाल पड़ा था वहां पर भी फसल कुछ होया को नहीं। तो उसके बाद में फिर अंग्रेजों ने टैक्स ज्यादा बढ़ा दिया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने
महिलाओं को लेके इकट्ठा करके और बारदोली सत्याग्रह आंदोलन कराया था। इसी टाइम पर सरदार की उपाधि दी गई थी, वो किसको दी, किसने दी थी? महिलाओं ने दी थी। और कहने वाला कौन था? पहला महात्मा गांधी थे भाई, ठीक है ना। और बारदोली कहाँ है? गुजरात में। लिख लो, फटाफट लिख लो, बारदोली सत्याग्रह गुजरात में है। ज्यादा करके क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा गया, असहयोग आंदोलन है, आपसे सविनय अवज्ञा के बारे में पूछ लेगा, चंपारण पूछ लेगा, खेड़ा है। ये महात्मा गांधी के आपको ये वो है कि आंदोलन है जिसमें महात्मा गांधी ने स्टार्ट करे थे, बढ़ चढ़ के भाग लिया था। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन भी जैसे हुआ था, भारत को अलग करने की मांग रखी गई थी इसके अंदर। लिख लिया ना? लिख लिया तो ये बताओ, यहाँ पर एक क्वेश्चन हो रहा होगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्वदेशी मूवमेंट। हाँ, स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था भाई? स्टार्ट पहली बात तो स्वदेशी मूवमेंट किसने करा था? तो बता सकता आप में से स्वदेशी मूवमेंट के बारे में? स्वदेशी मूवमेंट है 7 अगस्त 1905 को स्टार्ट हुआ था और कलकत्ता से शुरुआत हुई थी। याद रखना 1905 में कलकत्ता विभाजन भी तो था ना, बंगाल विभाजन सुना होगा ना। वैसे स्टार्ट करने वाले जो बंदे जो थे ना, दादा भाई नारोजी था, गोपाल कृष्ण गोखले था, बाल गंगाधर तिलक था, गोविंद रनाडे थे। ये बहुत सारे बंदों ने मिलकर इसको स्टार्ट करा था। मणिपुर सरकार ने पूरे मणिपुर को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। मणिपुर सरकार ने पूरे मणिपुर को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया। अशांत क्षेत्र का मतलब आप समझ जाना यहाँ पर। एक तो मणिपुर का प्रॉब्लम हो रही, सबने पता होगा ना, दो ग्रुप है उधर, एक तो है मेतेई ग्रुप है और दूसरा है कुकी ग्रुप है। इनकी आपस में प्रॉब्लम हो रही है और सबने पता हो कितने दिनों से उधर पूरा लड़ाई दंगे होने लग रहे हैं। तो अशांत क्षेत्र घोषित हो गया, तो वहां जैसे ही अशांत क्षेत्र घोषित हो तो आपको पता हुआ एक चीज लगा दी जिसको बोलते हैं आस्पा। आस्पा लगा दिया गया है यहाँ पर, इसका मतलब यानी कि आर्मी रूल स्टार्ट हो गया है। क्या स्टार्ट हो गया? ये आर्मी रूल स्टार्ट हो गया है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, आस्पा की बात करें तो पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। 1958 में लागू हुआ था भाई, ये पारित किया गया था, ठीक है ना। 11 सितंबर 1958, 11 सितंबर 1958 में आस्पा लागू हुआ। आस्पा जहां लग गया तो ये समझ लो आर्मी के पास में पावर आ गई। बात करा थोड़ा सा मणिपुर की, बात करा, मणिपुर है, मणिपुर बड़ा कब था भाई? पहले तो मणिपुर की बात करेंगे। मणिपुर में एक झील है बहुत फेमस, पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया है। मणिपुर 1972 के अंदर बना था। इसकी राजधानी कोई बता सकता भाई? बिल्कुल, इम्फाल इसकी राजधानी है भाई। और इसकी गवर्नर, राज्यपाल अभी है अनसुईया उकई। अनसुईया उकई अभी फिलहाल अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो इसकी राज्यपाल है भाई उकई, वैसे ले लो उकई, अनसुईया उकई इसकी वो है। और मुख्यमंत्री कौन है भाई? एन बीरेन सिंह है, एन बीरेन सिंह ये मुख्यमंत्री है फिलहाल, अगर आप मणिपुर की बात करोगे तो। हाँ, मणिपुर का एन बीरेन सिंह। प्लस में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा तो मणिपुर का कोई पुराना नाम बता सकते हैं? पुराना नाम है कंगलेई पाक। पुराना नाम क्या है? कंगलेई पाक, ये इसका पुराना नाम है मणिपुर का। क्या नाम है? कंगलेई पाक इसका पुराना नाम है। अच्छा, एक क्वेश्चन और ध्यान रखियो, पूरा एक बहुत फेमस झील है, और वह झील कौन सी है? लोकटक झील है भाई। बहुत पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा, लोकटक झील कहाँ है? ये लोकटक झील मणिपुर में फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक याद रखियो, फ्रेश वाटर लेक, बिल्कुल। फ्रेश वाटर लेक की सबसे बड़ी झीलों में से एक आवा है। इतना साफ पानी है, नीचे मछली सा लनवा भी दिख जाएगी हमने, इतना साफ पानी है, मिनरल वाटर वर्गा है। और यहाँ पर एक चीज और याद रखियो,
एकमात्र तैरता हुआ वन्य जीव अभयारण्य क्वेश्चन पूछा अगर नेशनल पार्क पूछा अगर आपसे कौन सा है भाई, वही झील के अंदर ही है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, कोई बता सकता है? फ्लोटिंग नेशनल पार्क। हाँ भाई, ये तो बहुत बारी कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बारी क्वेश्चन वैसे भी आप लोगों ने क्लास में बताया होगा, तो बता सकते हैं। केबुल लामजाओ कौन सा है? केबुल लामजाओ, फ्लोटिंग है, ये तैरता हुआ है। केबुल लामजाओ है, तैरता हुआ वन्य जीव अभयारण्य है। 1977 में बना था, 22 मार्च 1977, सॉरी 28 मार्च 1977 को बना था भी, 28 मार्च 1977 के अंदर बना था। तैरता हुआ वन्य जीव अभयारण्य, बहुत बारी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके बारे में भी, तैरता हुआ वन्य जीव अभयारण्य क्या कंपटीशन में बहुत ज्यादा, लोकटक झील पूछेगा क्या, फिर पूछा कर यही तैरता हुआ वन्य जीव अभयारण्य का मणिपुर। ज्यादा करके स्टेट के बारे में क्वेश्चन आया करे तो यहाँ से इसके बारे में क्वेश्चन आ जाएंगे। प्लस में यहाँ पर दो प्रमुख नदियां हैं, एक तो मणिपुरी है और एक है बराक नदी, बहुत फेमस फेमस वो नदियां है यहाँ पर। एक तो मणिपुरी है और एक कौन सी है? बराक नदी। बराक नदी तो लाइफ लाइन है, यहाँ पर 5 स्टेट है, उन 5 स्टेट के अंदर बराक नदी बहती है। मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, असम के अंदर सुरमा नदी के नाम से समझ सुना होगा, बाद में बांग्लादेश में जाके मेघना नदी के अंदर मिल जाएगी, हमने बताओ। तो बराक नदी बहुत फेमस नदी है भैया की, ठीक है ना। कितने स्टेट आओ इसमें? करीब करीब 5 स्टेट आते हैं पूरे इसके अंदर देखोगे तो। पेपर में यही पूछेगा आपसे, बराक नदी कहाँ से बहती है, कौन से स्टेट में बराक नदी है, तो आपसे क्यों पेपर में पूछा था फटदंश कौन सा बताओगे? मणिपुर में है। हो गया। 2-3 दिन पहले आप वो करा थे, ऑनलाइन पेपर करा थे, उस पेपर के अंदर के क्वेश्चन पूछा था कि अभी मालदीव का नया प्रेसिडेंट कौन बना है, यही आ रहा था ना, मालदीव के नए प्रेसिडेंट कौन बने अभी, मालदीव के नए प्रेसिडेंट बता सकते हैं कौन? पढ़ा था ना अपने इस चीज के बारे में, ठीक है। मैं बताता हूँ, देखो अभी पहली बात तो मालदीव है कहाँ, नहीं पता मालदीव? मालदीव की मुद्रा क्या है, यही बता दो चलो। अरे अपने इंडिया से 1200 किलोमीटर तो दूर है सारा, बिल्कुल साउथ में देखो, नीचे की साइड में देखो आप, श्रीलंका का तो 700-800 मीटर पे किलोमीटर पे है, घनी दूर है श्रीलंका से तो मालदीव। बिल्कुल भी इंडिया का मैप को नहीं हो, इस तरह इंडिया का मैप है, ये श्रीलंका है, पूरे सी मालदीव पाओगा तुमने। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मैजू, डॉक्टर मोहम्मद मैजू, ये फिलहाल मालदीव के राष्ट्रपति बन गए हैं भाई, राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया इन्होंने, मालदीव के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया इन्होंने, राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। अच्छा मालदीव, आजकल मालदीव ना मोल्डीव बोलने लगे, मोल्डीव, ठीक है ना, हाँ है तो मालदीव ही है। ये कहाँ के बड़े हैं? मालदीव के बड़े हैं। पहली बात तो इसकी मैं राजधानी की बात करूं, भैया आप बता सकते हो इसकी राजधानी कौन सी है? माले, इसकी राजधानी कौन सी है? माले इसकी राजधानी है, मेल को नहीं माले है भैया, कदे आपने पुरुष पाव है, माले इसकी राजधानी है। और इसकी मुद्रा की बात करेंगे तो रुपया, मुद्रा कौन सी है? रुपया, जिसमें आप कॉमनली अगर याद करा तो रुपया याद कर सको हमें। पहली बात तो वो स्टेट, स्टेट का मतलब कंट्री, देश, जिसकी मुद्रा क्या है? रुपया है, वो बता देता हूं कौन कौन सी है। हमने पढ़ा मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। ये वो देश है जिसकी मुद्रा क्या है भाई? रुपया है। रुपया, रपिया, रुपया, रुपी, ये सारा अपन एक कॉमन पढ़ लिया इसमें, समझ में आ गए? तो वो देश है, कौन कौन से हो गए भाई? मां से हो गया मॉरिशस, मालदीव,
श्रीलंका, नेपाल, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान। ठीक है, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान। ठीक है ना, ये वो देश है जिसकी मुद्रा कौन सी होगी भाई? रुपया है। इससे अलग भी तो हो सकती है। डॉलर वाले याद करें तो सी न्यूज, आज तक, सी न्यूज, आज तक। सी से कौन सा हो जाएगा भाई? सिंगापुर। न्यू से हो गया न्यूजीलैंड। जैसे हो गया जमाइका। आ से हो गया ऑस्ट्रेलिया। एक आ से हो गया अमेरिका। जैसे हो गया जिम्बाब्वे। जापान की येन है भाई। तैसे हो गया ताइवान। और कैसे हो गया कनाडा। ठीक है ना, ये वो देश है जिसकी मुद्रा कौन सी होगी? डॉलर। ये तो रुपए वाले थे, और ये कौन सी है? डॉलर। एक और लिख लेते हैं, सीमा सात से मिलाई। ठीक है ना, सीमा सात से मिलाई। ये मुद्रा है यूरो, सॉरी, पाउंड। वो हो गया। सी से हो गया सीरिया, माल्टा, साइबेरिया, सेशेल्स, मिस्र, लेबनान, आयरलैंड और इंग्लैंड। ठीक है, सीरिया, माल्टा, साइबेरिया, सेशेल्स, मिस्र, आयरलैंड, लेबनान और इंग्लैंड। ये दोस्त, ये कौन से देश हो गए? पाउंड वाले हो गए। अच्छा, इसके साथ साथ में जिस तरह आप लिख सका, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया वॉन द मैच, याद हो जाएगा ना। तो आप ये बोल सकते हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की करेंसी की बात करेंगे तो कौन सी करेंसी है? वॉन करेंसी आ गई भाई। कौन सी करेंसी आ जाएगी? वॉन करेंसी आ जाएगा। ईब जिस तरह आपने थोड़ा बहुत देखा था, पड़ोसी ले लो। पड़ोसी की बात करेंगे आप, जिस तरह चाइना की बात करो भाई, चाइना की कौन सी हो जाएगी भाई? रेनमिबी। रेनमिनबी, जिसको हम युआन के नाम से भी जानते हैं भाई। और जापान की बात कर रहे थे, जापान की येन। आपने रशिया की बात करी, तो रशिया की कौन सी थी? रूबल। है ना, रशिया की कौन सी होगी? रूबल। हमारा पड़ोसी देखो भूटान, भूटान की कौन सी भाई? नगुल ट्रम्प। और बांग्लादेश की कौन सी है? बिल्कुल भाई, बांग्लादेश की है टका मुद्रा आ गई। ये हमारे पड़ोसी आ गए। पाकिस्तान के आप पहले कर चुके थे, तो हो गए ना। ये लगभग लगभग जितनी मुद्रा थी सारी मुद्रा होगी। अब अगर थोड़ा सा फिर मुद्रा के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले कौन सी बताई मैंने? अगर मैं क्वेश्चन पूछेगा था आपसे, रुपए वाली कौन सी होगी? मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, मतलब ये रहा, मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। आई बात समझ में? ये तो वो होगी, मतलब मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान। डॉलर वाली कौन सी होगी भाई? सी न्यूज, आज तक, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, जमाइका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जिम्बाब्वे, ताइवान। और ये कौन सी होगी भी? पाउंड। सीमा सात से मिलाई सीरिया, माल्टा, साइबेरिया, सेशल्स, मिस्र, आयरलैंड, लेबनान और इंग्लैंड। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया वोन द मैच, ये किसकी होगी भाई? वोन, मतलब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की कौन सी हो जाएगी? वोन हो जाएगी भाई। अच्छा,
इसके अलावा एक आध क्वेश्चन और पूछ लूं मैं आपसे, जिस तरह आपसे क्वेश्चन पूछे जा, इटली की मुद्रा कौन सी भाई? हाँ, जो यूरोप में आवा, यूरोपियन यूनियन में, तो उसकी पहली बात तो यूरो मुद्रा हो जाएगी। इस तरह एक और भी तो है, यूरोपियन यूनियन की बात करोगे तो इस तरह कौन सी हो जाएगी? लीरा भी तो है कि नहीं? कौन सी है? लीरा भी है भाई, याद रखिए, जरूरत है। आगे है, वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको दिया गया है? वहीदा रहमान। अब की बार का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को दिया गया है, 2021 का पुरस्कार है, इनको दिया गया है भाई। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, पहली बात तो स्टार्ट कब हुआ था? स्टार्टिंग हुई थी 1969 में। एक शॉल गिफ्ट करा जा है, उसके साथ में इनको दिया जाता है 10 लाख रुपए दिया जा है, और एक मेडल सा दिया जा है, ठीक है ना? क्या मिलता है इसमें भाई? एक तो साउल मिलता है भाई, एक 10 लाख रुपए का कैश मिलता है। इसी के अंदर अगर बात करें तो सबसे पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला था? देविका रानी को मिला था भाई। सबसे पहले वाला किसको मिला था? देविका रानी को मिला था, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और अब की बार वाला वहीदा रहमान को 69th वाला मिला है, ठीक है। पहले की बात करें तो वो देविका रानी की, इसको 2021 के नाम का मिला है। 68वां किसको मिला था? आशा पारिक को मिला था भाई, आशा पारिक को मिला था। और अभी 69 किसको मिला है? वहीदा रहमान को मिला है। सही बात सुन में। अब थोड़ा सा दादा साहेब फाल्के के बारे में पढ़ लेते हैं, सबको पता होगा दादा साहेब फाल्के का संबंध किस चीज से है भाई? सिनेमा जगत से संबंध है, सबको पता होगा इसके बारे में। क्यों था कि जो पहली फिल्म आई थी ना अपनी, कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र, वह इन्हीं ने बनाई थी। इसको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से जानते हैं। और राजा हरिश्चंद्र इनकी पहली फिल्म थी 1913 के अंदर, साइलेंट फिल्म थी, वो इन्हीं ने बनाई थी। दादा साहब फाल्के को हम फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से। और 1913 में पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, इन्हीं ने बनवाई थी भाई। यह साइलेंट मूवी थी, और बोलने वाली कौन सी थी? आलम आरा। आगे है, नागालैंड पुलिस ने नागालैंड पुलिस ने जबरन वसूली और ड्रग्स के खिलाफ जबरन वसूली और ड्रग्स के खिलाफ लड़ने के लिए एक मोबाइल ऐप मेड इन नागालैंड, मेड इन नागालैंड लॉन्च करी है। पेपर में पूछा गया कि मेड इन, मेड MADE, ये एप्लीकेशन किसने लॉन्च करी है? सुन आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा? नागालैंड आ जाएगा। पहली बात तो मेड की फुल फॉर्म क्या है? M से तो है मूवमेंट, A से है अगेंस्ट, D से है ड्रग्स, और E से है एक्सटॉर्शन, जबरन वसूली, इससे संबंधित है। अगर मेड के बारे में आपका क्वेश्चन पूछा जाए तो नागालैंड ने शुरुआत करी है भाई, नागालैंड सरकार ने इसको लॉन्च करा है। मेड एप्लीकेशन का नाम है, क्या क्या नाम है इसकी फुल फॉर्म क्या है? मूवमेंट अगेंस्ट ड्रग्स एंड एक्सटॉर्शन रखा गया। नागालैंड के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, नागालैंड है ना, नागालैंड को हम स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट के नाम से जानते हैं। स्विट्जरलैंड ऑफ
ईस्ट के नाम से जानते हैं, नागालैंड के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे तो। लैंड ऑफ फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं हम इसको, लैंड ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से भी जानते हैं। और किसके नाम से जानते हैं नागालैंड को? नागालैंड को जानते हैं हम फाल्कोन कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, फाल्कोन कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं नागालैंड को भाई। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, वैसे इंडिया का स्विट्जरलैंड किसने बोला जाए? स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। ऐसे हिमाचल प्रदेश को स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, यहाँ पर एक मिलेगा। और स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया की बात करोगे तो कुर्ग, कुर्ग सुना होगा, वैसे इंग्लिश में हमने एक चैप्टर पढ़ा होगा कुर्ग, 10वीं में है, उसके अंदर मिला होगा कुर्ग है। हाँ, मैंगलोर, बेंगलोर से जाते हो कुर्ग, इसको हम स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया या फिर आप स्कॉटलैंड। प्री का पेपर होया था तुमने मेरा, सीईटी प्री का पेपर, उसमें आ रहा था कुर्ग के बारे में। अब क्वेश्चन आता कि नागालैंड बना कब था? 1 दिसंबर 1963 को बना था भाई। नागालैंड बना कब था? 1 दिसंबर 1963 के अंदर बना था भाई। और इसके गवर्नर कौन है? ला गणेशन, गवर्नर कौन है? ला गणेशन है। और इसके सीएम की बात करूं तो वो कौन है? नेफुरियो, नेफुरियो, नेफुरियो इसकी क्या है? सीएम है भाई। नागालैंड के सीएम कौन है? नेफुरियो। और राजधानी कौन सी बताई भाई हमने? कोहिमा, बहुत अच्छा, कोहिमा है, ये है भाई यहाँ पर। नागालैंड का एक फेस्टिवल है बहुत फेमस, बता सकते हो कौन सा फेस्टिवल है? चावल चूड़ वगैरह ना, हॉर्नबिल फेस्टिवल सुना होगा, कौन सा है? हॉर्नबिल, पक्षी जो हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करा, पहली बात तो 2000 से स्टार्ट हुआ था पढ़ना, 1 से लेके 10 दिसंबर में आयोजित करा जाए। एक गांव है यहाँ पर, हेरिटेज गांव है, किसामा विलेज, यहाँ आयोजित करा जा है, हर साल आयोजित करा जा है। और मेन उद्देश्य क्या है? परंपराएं है अपनी, उसको बढ़ावा देने के लिए, कल्चर को बढ़ावा देने के लिए हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछा जा है। हॉर्नबिल पक्षी है एक, उसी के नाम पे है, बहुत फेमस है भैया नॉर्थ ईस्ट के अंदर, नागालैंड। और इंग्लिश भाषा बोली जाती हमने बेरोबर ना, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। फ्रांस सुना हमने, फ्रांस सुना होगा, चलो फ्रांसीसी क्रांति कब आई थी, या बता दो कब आई थी? 1900, 1900 में तो आई कौन थी? तो थोड़ा बहुत रिविजन रखा करो। 1789, क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो। फ्रांस ने तख्ता पलट प्रभावित, फ्रांस ने तख्ता पलट प्रभावित नाइजर से, नाइजर, नाइजर से सेना बुलाने का फैसला लिया है। क्या किया है फ्रांस ने? नाइजीर में पता होगा, नाइजीरिया के अंदर तख्ता पलट हो गया है, तो सेना के अधीन आ गया है वहां पर शासन। तो अमेरिका ने अपनी फ्रांस ने अपनी क्या करती है, सेना वापस बुलाने का आदेश दे दिया, अपनी सेना वापस आ जाओ। सबसे पहले तो आप एक बार फ्रांस में पढ़ेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। फ्रांस की बात करा, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस राजधानी, बहुत अच्छा है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? आपसे अगर प्रेसिडेंट पूछेगा तो कौन है भाई? इमैनुअल मैक्रोन, प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन इसके प्रेसिडेंट है। पीएम कौन है भाई? पीएम की बात करेंगे तो एलिजाबेथ बोर्न है,
इसकी मुद्रा की बात करोगे ना, करेंसी, तो यूरो पाओगी, यूरो ना तो फ्रैंक मुद्रा पाओगी। कौन सी पाओगी? फ्रैंक, या फिर कौन सी पानी आपने? यूरो पाओगी। आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बात करी थी, बेटा था ना, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से लेके 1799, ठीक है, 5 मई से स्टार्ट हुई थी। 5 मई से लेके 9 नवंबर तक चली थी। कब से कब थी ये? 5 मई से लेके 9 नवंबर तक चली थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करा, किसके देख रेख में चली थी, कोई बता सका है? फ्रेंच रेवोल्यूशन का सेनापति कौन था? नेपोलियन बोनापार्टे। फ्रांसीसी क्रांति का सेनापति था नेपोलियन बोनापार्टे। फ्रांसीसी सेना का क्या था ये? सेनापति था। और 1999 से लेके 804 तक यो क्या था? यहाँ का शासक भी रहा था। 1799 से लेके 1804 तक ये फ्रांस का शासक भी रहा था, नेपोलियन बोनापार्टे। अच्छा, नेपोलियन बोनापार्टे, अच्छा, इसने जो भी विधि संहिता लागू कर दी थी, नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं, जो भी इसने लागू करी थी, विधि संहिता, कानून बनाए थे इसने, उसको नेपोलियन बोनापार्टे संहिता के नाम से जानते हैं। तो इसने एक युद्ध लड़ा था, वो युद्ध कब था? 18 जून 1815 के अंदर, 18 जून 1815, बैटल ऑफ वाटरलू। वाटरलू का युद्ध के बारे में आपने पूछा हुआ। फिलहाल देखोगे तो ये बेल्जियम के अंदर है, वाटरलू जगह बेल्जियम है। पहला नीदरलैंड के अंदर भागा था, पहला कहाँ भागा करता था? नीदरलैंड में था। और अब कहाँ है? अब यो है बेल्जियम के अंदर है। एक तरफ से तो था इंग्लैंड, नीदरलैंड, प्रेशिया, जर्मनी, ये थे, और एक साइड में कौन सा था? फ्रांस था भाई। पहला हुआ करता था वाटरलू, जगह कहाँ हुई थी? नीदरलैंड में हुआ करती। अभी कहाँ है? अभी ये बेल्जियम में है। फ्रांस वर्सेस किस किस के बीच में था? फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड, नीदरलैंड, जर्मन, क्रोएशिया। जो आखिरी युद्ध था सबको पता होगा, नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो। अभी मैंने एक चीज और जिक्र करा था, नाइजीर और नाइजीरिया, दो अलग अलग स्टेट है साउथ अफ्रीका के अंदर। एक तो है नाइजर और एक है नाइजीरिया। नाइजीर और नाइजीरिया अलग अलग है, कंफ्यूज ना हो, ये कभी के नाम हो तो हमने एक लाख था। नाइजर की बात करेंगे तो नामे, नामे इसकी राजधानी है, और इसकी है अम्बुजा। इसकी कैपिटल की बात करोगे, इसकी तो है अम्बुजा, और इसकी कैपिटल की बात करोगे तो इसकी कैपिटल है नामे। प्लस में अगर मैं करेंसी की बात करूं, दोनों की करेंसी, तो नाइजर की फ्रैंक है और इसकी है न्यारा। इसकी करेंसी कौन सी है भाई? इसकी करेंसी है फ्रैंक। देख लो, फ्रांस का था इसके ऊपर दबदबा, फ्रांस ने राज किया, फ्रांस से हो गया। आई बात सुनो, इस चीज का भी ध्यान रखिए। एक अपडेट और करते हैं। हाँ, एडीबी ने भार्गव दास गुप्ता को, एडीबी ने भार्गव दास गुप्ता को मार्केट सॉल्यूशंस का भार्गव दास गुप्ता को मार्केट सॉल्यूशंस का उपाध्यक्ष नियुक्त कराया।
भार्गव दासगुप्ता को उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? एडीबी के द्वारा कराया गया है। एडीबी का पीछे पेपर में आया था, तहकीकात नकाव इसके हेड थे, लेकिन फिलहाल बदल है एडीबी के हेड की बात करोगे। एडीबी है क्या? एशियन डेवलपमेंट बैंक 19 दिसंबर 1966 में बना था। तो सबसे पहला एडीबी की बात करा तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, और 19 दिसंबर 1966 हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेसिडेंट की बात करा, प्रेसिडेंट या हेड की बात करें तो कौन है? ये है मतसुगु असाकावा। मतसुगु असाकावा इसके क्या है? हेड है। और एडीबी में 68 मेंबर है, 68 मेंबर से याद होगा। कितने मेंबर है? 68 मेंबर है एडीबी के अंदर। पहला जो पेपर में आया था उस टाइम पे क्या पूछ रखा था? उस टाइम पे पूछा गया था एडीबी के हेड कौन है? तो तहकीकात नकाव, ये जापान का है। पिछले जितने भी जो बने हैं सारे के सारे कौन है? जापान के हेड बन रहे, याद रखिए।